वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी और हमारे शो देखने से पहले यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, गुड हेल्थ हम सबके लिए ब्लेसिंग होती है और अगर बात बच्चों की आ जाए तो बच्चों की हेल्थ को लेके हम ज्यादा कंसर्न, ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। इसी नोट पे आज का शो शुरू करते हैं, जहां पे मेरे साथ है वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर केतन पारिक, जो कि एक पीडियाट्रिक सर्जन है। तारा न्यूरो सर्जिकल हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसी के साथ साथ जसलोक हॉस्पिटल में, हीरानंदानी हॉस्पिटल में एंड एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। Hello, thank you very much for having me on your show. Thank you. सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए सरल भाषा में कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? एक्यूट कॉन्स्टिपेशन तो डिस्क्राइब करना काफ़ी इजी है कि जब सडन स्टूल पास करने का बंद हो जाए तो उसको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके लिए हमें नॉर्मल पैटर्न क्या है वो डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, और जब ये नॉर्मल पैटर्न खराब हो जाती है और नहीं फॉलो होती है तो उसको हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि बच्चों में नॉर्मल पैटर्न बहुत वेरिएबल है। छोटे बच्चे, जिनमें कुछ बच्चे 4 बार 5 बार स्टूल पास करेंगे और कुछ नॉर्मल बच्चे 2-2 3-3 दिन में स्टूल पास करेंगे। तो इसमें से कौन सा नॉर्मल है, मतलब पूरा इतना बड़ा वेरिएशन में कौन सा नॉर्मल है वो कहना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वो है जिससे बच्चे को तकलीफ होती है, यानी कि स्टूल बहुत कड़क होता है, उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, उसकी वजह से वो उसको बेचैनी जैसी हो जाती है, तो ये बच्चा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के उसमें आ जाएगा। उसका पीरियड डिस्क्राइब करना शायद बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये हर एक के लिए वेरिएबल है। कुछ बच्चे 2-2 दिन से स्टूल पास करेंगे और बहुत कंफर्टेबल है, और कुछ बच्चे नहीं रहेंगे, इसलिए। अच्छा सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप बताइएगा सही है कि नहीं, कि जब बच्चा 6 महीने तक का अगर आपका बच्चा है तो वो दिन में अगर 12 बार भी स्टूल पास करता है दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, और यही अगर वो 2 दिन तक स्टूल पास नहीं करता है वो भी नॉर्मल है। क्या ये सच है या फिर? वही तो मैंने कहा ना कि छोटे बच्चे जो हैं, स्पेशली एज यू सेड 6 महीने के अंदर, वो दिन में 4-5 बार, मतलब 12 बार तो काफी हो गया, बट फिर भी नॉर्मल गिना जाएगा। लेकिन 5-7 बार तो बहुत रूटीनली पास करते हैं, और बहुत बच्चे 3-4 दिन तक नहीं पास करेंगे तो भी नॉर्मल गिना जा सकता है। जब तक बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं है, उसकी वजह से बेचैन नहीं है, कंफर्टेबल है, दूध अच्छी तरह से पी रहा है, दूध उसका जो दूध जब स्टूल पास करता है तभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग फिर भी उसके अंदर ज़्यादा वो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जब उसको डिस्कम्फर्ट होता है तो ट्रीटमेंट चालू करेंगे। अच्छा। तो सर, मतलब जो बच्चा अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है तो जिस तरह से वो प्रॉब्लम्स फेस करेगा, मे बी उसका मूड स्विंग्स हो जाएंगे थोड़ा सा, या उसी के साथ उसका टमी हार्ड हो जाएगा, इस तरह से सिम्टम्स होते हैं, या फिर कुछ और भी सिम्टम्स है इसके अलावा? मे बी क्या फीवर भी आता है इसमें या नहीं? फीवर इसमें नहीं आता है। जैसा आपने कहा कि स्टूल एकदम हार्ड हो जाता है, उसको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है, उसको बेचैनी होती है, 2 दिन पास नहीं किया, तीसरे दिन बच्चा बेचैन हो जाता है, भूख कम हो जाती है, मेन तो भूख कम हो जाती है। उसकी वजह से उनका वो मदर नोटिस करती है कि जिस दिन स्टूल पास करता है उसके 1-2 दिन के बाद तक अच्छा दूध पीता है या अच्छा खुराक लेता है, लेकिन 2 दिन के बाद जब वो स्टूल नहीं पास करता है तीसरे दिन उसका खुराक कम हो जाता है। तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, उसको डेफिनेटली ट्रीट करने की ज़रूरत हो जाती है। तो ये मेन जो होगा कि भूख कम हो जाना, हार्ड पेट कड़क हो जाना, स्टूल कड़क होगा, उसके लिए बेचैनी हो जाती है, उसको कभी कभी स्टूल में कभी उसकी वजह से उनको खून के थोड़े 1-8 ड्रॉप्स भी गिर जा सकते हैं अगर बहुत कड़क स्टूल होगा तो ये सब जो है वो एबनॉर्मल है। अच्छा। और सर, कितने दिन तक वेट करना चाहिए कि उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करें? तो मैंने कहा कि अगर ये 1-8 बार हुआ तो ठीक है, लेकिन ये अगर क्रिया घड़ी हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, तो फिर उसको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अच्छा, क्या स्टूल के कलर से भी पता लग सकता है कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या फिर नहीं? स्टूल के कलर से ज़्यादा
स्टूल में अगर बास ज़्यादा आती है तो कॉन्स्टिपेटेड चिल्ड्रन के स्टूल में बास ज़्यादा आएगी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा माइल्ड। और जैसा मैंने कहा कि बाई चांस अगर खून का थोड़ा ड्रॉप्स आए तो डेफिनेटली तो उसका मतलब ये कि बच्चा। अच्छा अच्छा सर, कॉन्स्टिपेशन के जो बच्चों में हो जाता है उसके कॉजेस क्या होते हैं? कुछ खाना पीना वो ऐसा करते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर मे बी ट्रैवलिंग के दौरान? कॉजेस क्या होते हैं इनकी? जैसा मैंने कहा कि जो हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसमें डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, बहुत बिग कारण है। दूसरा हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब बच्चे जस्ट बाय हैबिट 3-3 4-4 दिन से स्टूल पास करेंगे लेकिन उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, तो उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर 2-2 3-3 दिन से स्टूल पास करता है लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है तो उसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फिर जो होता है कि कुछ मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के डर रहता है, तो स्पेशली आयरन और वैसे जो मेडिसिन अगर चालू है तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने की डर रहती है। कुछ डिजीजेस है जैसा कि थायराइड का प्रॉब्लम्स बच्चों में अगर होगा तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है, लेकिन ये कॉमन डिजीजेस नहीं है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। यानी कि और वो डिजीज होंगे तो और भी उसके साइंस होंगे, जो भी डिजीज होंगे जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन इज द पार्ट ऑफ दीज डिजीजेस, सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा हम लोग ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जब देयर आर सम कंडीशंस विच आर कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन लोकली, मतलब वो एरिया में कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसके कॉन्स्टिपेशन, और इसमें यूजुअली सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। एक कॉमन कंडीशन है कि भी स्टूल जिधर से पास करते हैं जिसको हम लोग एनस बोलते हैं, तो एनस का लोकेशन थोड़ा नॉर्मल से आगे है, वो अगर आगे है तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। वो छोटा हो तो उसको हम लोग स्टेनोसिस बोलते हैं, तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर एक कंडीशन है जिसको हम लोग हर्शस्प्रुम्स डिजीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है, जो लास्ट थोड़े इंचेस हैं, उसके अंदर जो मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती है, उसके अंदर जो नर्व्स होनी चाहिए वो डेफिशिएंट रहती है, उसकी वजह से स्टूल्स पास करने में डिफिकल्टी हो जाती है, वो भी हो सकते हैं। तो और कभी कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में कहीं भी थोड़ी सी रुकावट हो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो, तो ये सब सर्जिकल कॉजेज हैं जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और जिसको सर्जरी से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सब कारण होते हैं, बट डाइट पॉसिबली इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉमनेस्ट में बोलूंगा तो शायद 90-95% सिचुएशन डाइट का है, बाकी का सब कम हो जाए। सर, डिहाइड्रेशन भी इज वन ऑफ द कॉजेस। पानी कम पीना, क्या ये भी एक कॉज है? डिहाइड्रेशन में एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसमें मतलब अगर अचानक डिहाइड्रेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का कारण नहीं है। अच्छा, तो क्या ऐसे कोई स्पेशली फूड आइटम्स कुछ हैं जो कि लीड करते हैं कॉन्स्टिपेशन को, या ज्यादा चांसेस हो जाती हैं ऐसा कंज्यूम करने से हो सकता है कॉन्स्टिपेशन? छोटे बच्चों में मिल्क डाइट इज अ वेरी कॉमन कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन। मतलब एक बार बच्चा 6-8 महीने का हो जाएगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे दूसरा फूड आइटम्स ऐड करने की चाहिए। जो बच्चे प्रिडोमिनेंटली मिल्क पे रहते हैं, बॉटल फेड बच्चे जो हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जैसा 6-8 महीने के बाद जैसा होता है, तो उनको अगर वो बॉटल फेड होंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेसिकली डाइट में थोड़ा थोड़ा फाइबर आना चाहिए, स्पेशली 6-8 महीने के बाद। अगर फाइबर नहीं रहता है तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस है। तो आजकल जैसा जैसा डाइट ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है, इवन बड़े बच्चों मतलब बिना ऐसे कि 1-2 साल के बच्चे, जो 2-3 साल के बच्चे, उनको भी आदत पड़ गई है कि पॉलिश्ड आइटम्स ज़्यादा खाने की, ब्रेड खाने की आइटम्स, बिस्किट खाने में ज़्यादा, जो मैदे की आइटम्स रहती हैं उससे, तो वो सब से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, उससे और भी डिजीजेस की प्रॉब्लम्स, मतलब और भी इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली अवॉइड करने की ज़रूरत है, और फाइबर जो है डाइट में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। सिंपल चीज़ है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो उसका जो फाइबर दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, तो ये सब जो है जो वो अर्ली इंट्रोडक्शन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
दैट। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक हम सबको फॉलो करना चाहिए कि जितना हो सके डाइट में फाइबर्स ऐड करें, मैदे से दूर रहें, ऑयली फूड से दूर रहें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, लेग्यूम्स, सीड्स, ये सारी चीजें जरूर हमें कंज्यूम करनी चाहिए। सर एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा एज ग्रुप भी होता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है या फिर नहीं? जो 1 से 2 साल की उम्र है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी हम लोग ने देखी है, मेनली बिकॉज उसमें बच्चा अभी तक मिल्क पे चालू रखा है। मेरी पेरेंट्स बच्चों को मिल्क पे चालू रखते हैं। बच्चों को बॉटल की आदत जब पड़ जाती है तो वो बॉटल की आदत की वजह से वो लोग रेगुलरली सिर्फ मिल्क ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। और वो जो एक आदत पड़ जाती है तो उसमें हम लोग ने टेंडेंसी डेफिनेटली ज़्यादा देखी है। बट ऑफ कोर्स किसी भी टाइम हो सकता है, बट ये 1 से 2 या 3 साल की उम्र तक काफ़ी टेंडेंसी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेल, अगर आप लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या फिर हमारे शो को लेके आपके कोई और सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।